नमस्कार मित्रों। कथा कहानी का संसार बहुत पुराना है। कहानियाँ सिर्फ बच्चों को खिलाने या सुलाने के लिए ही नहीं, बड़ों को जगाए रखने के लिए भी सुनाई जाती हैं। जब किसान रात को खेतों की रखवाली के लिए एकत्र होते हैं या दिन को चरवाहे अथवा फैक्ट्री में लघु उद्योगों के दौरान श्रम गीतों की तरह कहानियों से भी समय आसानी से कटता है। कहानियों का कल्पना लोग लंबे श्रम की एक रास्ता को सहन करने योग्य बना देता है। इस श्रृंखला की शुरुआत मैं भारतीय भाषाओं के अलग अलग अंचल की लोक कथाओं से करूँगी। प्रस्तुत है तेलुगु भाषा की लोक कथा। एक राजा के एक बेटी थी। एक दिन अपनी भूमि की सिंचाई व्यवस्था का निरीक्षण करके लौटते हुए उसने राजमहल के झरोखे में खड़ी राजकुमारी को देखा। झरोखे में खड़ी राजकुमारी उस समय अपनी कुर्ती के बटन बंद कर रही थी। राजा को उसके उपहारों की झलक दिखी। राजा के मन में उसे पाने की तीव्र कामना उठी। वह रानी के पास गया और पूछा, जिसे मैंने बोया उसे मैं खाऊं, इसमें कुछ बुरा तो नहीं ना? रानी ने उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं। अपने मंत्रियों से भी राजा ने यही प्रश्न पूछा। मंत्रियों ने एक स्वर में कहा कि निश्चित ही वह उन्हें खा सकता है। राजा ने विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। दूर दराज के राजाओं को भी निमंत्रण भेजे गए। शहर में मुनादी कर दी गई। सगे संबंधियों को बुलावा भेजा गया। विवाह का दिन आया। अतिथियों से शहर की चहल पहल बढ़ गई। दूल्हे ने रेशमी जामा पहना और गहने पहने, पर कोई भी यह नहीं जानता था कि दुल्हन कौन है। राजकुमारी आशंकित थी। उसे पिता की इच्छा का बोध हो गया था, अतः उसने बढ़ई से बड़ा संदूक बनवाया और उसे अपने शयन कक्ष के कोने में रखवा दिया। विवाह के दिन वह संदूक में घुस गई और ढक्कन भीतर से बंद कर लिया। राजा सज धज कर तैयार हो गया तो उसने दासियों को आदेश दिया कि वे जाएं और विवाह के लिए राजकुमारी का श्रृंगार करें। दासियों ने बहुत ढूंढा पर राजकुमारी का कहीं पता नहीं चला। राजा का मुंह लटक गया। भोजन गृह में अतिथियों को भोजन कराया गया। अतिथि भोजन करके अनोखे विवाह पर सर धुनते हुए चले गए। बेटी के न मिलने से रानी का बुरा हाल था। राजकुमारी के संदूक को देखकर उसे अधिक याद आती। 4-5 दिन बाद उसने कहा, जब वही नहीं रही तो उसके संदूक को रखकर क्या होगा, और उसे नदी में फेंकवा दिया। संदूक नदी में कई दिन बहता रहा। बहते बहते वह दूसरे राज्य में पहुंच गया। वहाँ का राजा और मंत्री आमोद प्रमोद के लिए नदी पर आए हुए थे। उनकी नज़र नदी के तैरते संदूक पर पड़ी। संदूक को लाने के लिए मंत्री नदी में घुसा तो संदूक उससे दूर चला गया, पर जब राजा नदी में उतरा तो संदूक बहता हुआ उसकी तरफ आ गया। नौकरों को कहकर राजा ने उसे अपने शयन कक्ष में रखवा दिया। हर रात राजा की माँ उसके लिए 1 लोटा दूध और केले का एक गुच्छा लाती थी। सोने से पहले उसे दूध पीने और केले खाने की आदत थी। संदूक के कमरे में आने के बाद उसे आधा लोटा दूध और केले का आधा गुच्छा ही मिलता। एक दिन उसने माँ को उल्हाना दिया, क्या बात है माँ, आजकल तुम मेरे लिए आधा लोटा दूध और केले का आधा गुच्छा ही लाती हो। राजमाता ने कहा, नहीं बेटे,
मैं हर रोज़ तुम्हारे लिए 1 लोटा दूध और केले का पूरा गुच्छा लाती हूँ, जैसे कि पहले लाती थी। उस रात राजा अपने शयन कक्ष में छुपकर बैठ गया। हमेशा की तरह राजमाता आई और दूध का लोटा और केले का गुच्छा रखकर चली गई। राजमाता के जाते ही वह क्या देखता है कि अति सुंदर एक स्त्री संदूक से निकली। उसने आधा लोटा दूध और केले का आधा गुच्छा खा लिया और संदूक की ओर बढ़ी। वह वापस संदूक में घुसती उससे पहले ही राजा छुपे हुए स्थान से बाहर निकला और उसका हाथ पकड़ लिया। पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे पहुँची? राजकुमारी ने उसे अपना सारा वृत्तांत सुनाया। उस दिन से राजा का अधिकांश समय अपने शयन कक्ष में बीतने लगा। बाकी रानियों और रखैलों का उसने परित्याग कर दिया। कुछ समय पश्चात राज्य पर आक्रमण हुआ। राजा को युद्ध में जाना पड़ा। जाने से पहले उसने अपनी माँ से कहा, मेरे जाने के बाद भी तुम हमेशा की तरह मेरे कमरे में दूध और केले रखती रहना, इसमें कभी भूल मत करना। राजमहल की एक दासी को यह मालूम था कि राजा के शयन कक्ष में रखे संदूक में एक सुंदर स्त्री है। किवाड़ की झिरी में से उसने कई बार सुंदर स्त्री को देखा था। उसने यह भेद राजा की एक रानी को बता दिया, जो पहले उसकी बहुत चहेती थी। रानी ने अपने प्रतिद्वंदी से छुटकारा पाने का निश्चय किया। वह राजमाता के पास गई और उससे राजा के शयन कक्ष में रखा संदूक मांगा। राजमाता इसके लिए तैयार नहीं हुई, लेकिन रानी जानती थी कि उसे कैसे राजी किया जाए। सो उसने उसे फुसलाकर संदूक ले लिया और उसे अपने निवास पर पहुंचवा दिया। वहां उसने कब्जे तोड़कर संदूक खुलवाया और राजकुमारी को बाहर निकाला। रानी ने राजकुमारी के हाथ काटकर उन्हें अपने बगीचे में रतालू की कतार के बीच गड़वा दिया। फिर उसने उसके पांव काटे और उन्हें खाद के गड्ढे में गड़वा दिया। उसके बाद उसने उसके बाकी अंगों को काटा और धान की भूसी में गड़वा दिया। अंत में उसने उसकी आंखें निकाली और उन्हें अचार की बरनी में रख दिया। इसके उपरांत उसने बची खुची रक्त सनी राजकुमारी को पिछवाड़े गड्ढे में फेंक दिया। हाथ, पैर, नेत्रविहीन अन्य अंगों से अर्धमृत राजकुमारी गड्ढे में पड़ी कराहती रही। शाम को वहां से गुजरती एक बुढ़िया ने उसकी कराह सुनी और अंगविहीन राजकुमारी को उठाकर अपने घर ले गई। अगले दिन सुबह राजकुमारी ने बुढ़िया से कहा, मेरी आंखें रानी के घर पर अचार की बरनी में रखी हैं, कृपा करके उन्हें ले आओ। बुढ़िया रानी को जानती थी। वह रानी के पास गई और उससे थोड़ा अचार मांगा। रानी ने कहा, रसोई के भंडार में जाकर बरनी में से ले आओ। बुढ़िया ने सावधानी पूर्वक बरनी में से राजकुमारी की आंखें निकाली और घर ले आई। राजकुमारी के खाली कोटरों में उन्हें डालते ही उसकी दृष्टि लौट आई। अगले दिन उसने बुढ़िया से कहा, दादी माँ, मेरे हाथ रानी के बगीचे में रतालू की कतार के बीच गड़े हैं, उन्हें भी ला दो। बुढ़िया रानी के पास गई और उससे एक रतालू देने को कहा। रानी ने कहा, जाओ बगीचे से ले लो। थोड़ा ढूंढने पर बुढ़िया को वहाँ राजकुमारी के अकड़े हुए हाथ मिल गए। घर आकर उसने वे हाथ राजकुमारी के लगा दिए। राजकुमारी को अपने हाथ वापस मिल गए। अगले दिन उसने बुढ़िया से कहा, मेरे पाँव खाद के गड्ढे में हैं, उन्हें ले आओ ना मेरी अच्छी दादी। बुढ़िया फिर गई और रानी से कहा,
मैंने खीरे के कुछ बीज बोए हैं, उन्हें अंकुर निकलने वाले हैं, उनके लिए मुझे थोड़ी खाद चाहिए। आज्ञा हो तो आपके गड्ढे में से थोड़ी ले लूं। रानी ने कहा, जितनी चाहो ले आओ, हमारे पास बहुत है। बुढ़िया ने खाद के गड्ढे में से राजकुमारी के पाँव निकाले और घर ले आई। राजकुमारी की जांघों से जोड़ते ही वे पहले जैसे हो गए। अगले दिन राजकुमारी ने कहा, दादी एक तकलीफ़ और करो, रानी के पास रखी धान की भूसी में से मेरे अन्य अंग ले आओ। बुढ़िया फिर रानी के पास गई, बोली, मेरे पास माटी के कुछ बर्तन हैं, मुझे थोड़ी धान की भूसी चाहिए, उसे जलाकर उसकी राख बर्तनों पर मलूंगी, इससे उनका रंग पक्का हो जाएगा। थोड़ी भूसी देने की कृपा करिए। रानी ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, जितनी ज़रूरत हो ले जाओ, हमारे पास बहुत है। बुढ़िया ने भूसी में से राजकुमारी के अंग निकाले और घर लाकर राजकुमारी के लगा दिए। राजकुमारी अब संपूर्ण थी, पहले जैसी ही सुंदर। युद्ध समाप्त होने पर राजा घर लौटा। वह सीधे अपने शयन कक्ष में गया, पर वहाँ उसे संदूक न दिखा और न राजकुमारी। उसने माँ को बुलवाया और पूछा, यहाँ एक संदूक रखा था, वह कहाँ है? राजमाता ने कहा, तुम्हारी रानी उसे ले गई। राजा तत्काल रानी के पास गया, मेरा संदूक कहाँ है? रानी ने कहा, क्यों, क्या बात है? मैंने उसे नदी में फेंकवा दिया। राजा समझ गया कि अब वह उसे नहीं मिलेगा। तेज नदी उसे बहाकर बहुत दूर ले गई होगी। शायद अब तक वह समुद्र में पहुंच गया हो। हताश राजा शयन कक्ष में लौट आया और हाथों में मुंह छुपाकर बैठ गया। कुछ दिन बाद राजकुमारी ने सुना कि राजा युद्ध से लौट आए हैं। उसने बुढ़िया से भव्य भोज का आयोजन करने को कहा। सबको कुतूहल हुआ, गरीब बुढ़िया ऐसा भोज क्यों कर दे सकी है। खुद राजा यह जानने को उत्सुक हो उठे कि वह कैसे भोज का प्रबंध करती है। जब सब बुढ़िया की झोपड़ी में अपने अपने आसन पर बैठ गए तो बिना किसी घोषणा के राजकुमारी तंबूरा लिए हुए आई। तंबूरे के तार मिलाए और गीत गाने लगी। गीत में उसने अपना सारा वृत्तांत सुना दिया। राजा को सच्चाई पता चल गई। वह उठा और राजकुमारी का हाथ थाम लिया। राजा और राजकुमारी का धूमधाम से विवाह हुआ और रानी को नगर की सीमा पर फांसी दे दी गई। यह कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। यह एक तेलुगु भाषा की लोक कथा है। आगे भी इस श्रृंखला में मैं आप सभी को इसी प्रकार से अन्य भाषाओं की लोक कथाएं सुनाती रहूँगी। नमस्कार मित्रों।